अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है, बल्कि यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि ये कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम, केरलमशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी के कंपाउंड पर भी बॉम्ब्स गिरे हैं और अभी ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। और इस हमले के पीछे एक ही रीजन है, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। अभी रिसेंटली अमेरिका ने कुछ ही महीनों पहले अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बंकर बस्टर बॉम्ब से स्ट्राइक किया था। बाद में यूएसए ने क्लेम किया कि उस स्ट्राइक से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। हालांकि यूएसए ने इससे पहले भी इराक पर अटैक किया था और इसके पीछे का रीजन भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ही था। उस टाइम पे इराक भी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये भयानक तबाही लाने वाला न्यूक्लियर वेपन की हिस्ट्री के बारे में। इन न्यूक्स की शुरुआत कहां से हुई और ये कितने घातक हो सकते हैं। 16 जुलाई सुबह के 5:30 बजे अमेरिका में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग होती है, जिसकी तबाही देखने के बाद इस बॉम्ब के क्रिएटर ओपनहाइमर के मुंह से एक बात निकलती है, Now I am become death, the destroyer of worlds. और ये बात सच भी हो जाती है। इस बॉम्ब की टेस्टिंग के जस्ट 20 दिनों बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर सुबह 8:15 बजे लिटिल बॉय बॉम्ब को गिरा देता है, जो लगभग 70,000 लोगों की इंस्टेंटली जान ले लेता है और उतने ही लोगों की जान अगले 2 महीने में और ले लेता है। ओपनहाइमर ने 2 बम बनाए थे, फैट मैन और लिटिल बॉय। लिटिल बॉय में एज ए एक्सप्लोजिव यूरेनियम को काम में लिया गया था और फैट मैन में प्लूटोनियम को। प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, जहां पर यूरेनियम के आइसोटॉप U-235 को काम में लिया गया और प्लूटोनियम के आइसोटॉप्स P-239 को काम में लिया गया था, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 2 आइसोटॉप्स के अंदर न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस हो सकती है और इन्हीं 2 में न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है, जो अभी आपको आगे इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। 1945 में लिटिल बॉय बॉम्ब में 64 kg इनरिच्ड यूरेनियम को काम में लिया गया था, जो 15,000 टन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज का 1 किलो इनरिच्ड यूरेनियम 20,000 TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जो लिटरली 80 गुना ज्यादा एनर्जी है। सो आज का न्यूक्लियर बम साइज में काफी छोटा है और इसके साथ ही पावर में 1945 के कंपैरिजन में काफी धमाकेदार। एक्सप्लोजिव मटेरियल आज भी यूरेनियम और प्लूटोनियम ही है, लेकिन आज के टाइम में ये और भी ज्यादा प्यूरिफाइड है। अगर यूरेनियम की पावर को हम आसान भाषा में समझे तो थर्मल पावर प्लांट में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को एज ए फ्यूल लिया जाता है। तो वहाँ पर 1 kg यूरेनियम 27 लाख kg कोयले के बराबर होता है। यूरेनियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो इसे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस से तोड़ा जाता है और जब ये यूरेनियम ब्रेकडाउन होता है तो इससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पर समझते हैं ये कोई नॉर्मल यूरेनियम का एटम है और ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टेबल रहता है, लेकिन हमें तो इसे अनस्टेबल करना है ताकि ये अपनी एनर्जी रिलीज कर सके और इसीलिए हम इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लगता है और ये 2 एटम के अंदर टूट जाता है। अब इस ब्रेकडाउन से 3 न्यूट्रॉन और जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। अब इस न्यूट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इसकी ट्रैवलिंग स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। ये लगभग लाइट की स्पीड के 30% स्पीड में ट्रैवल करने लगते हैं। तो ये तीनों न्यूट्रॉन्स आगे और न्यूट्रॉन्स के साथ टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं। तो उनसे न्यूट्रॉन्स और एनर्जी निकलती है और वो न्यूट्रॉन्स आगे जाकर और यूरेनियम के एटम्स को तोड़ते हैं और इसी तरीके से एक लंबी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। जब तक पूरे यूरेनियम के एटम्स से पूरी एनर्जी रिलीज ना हो जाए, ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर ये प्रोसेस तो होती है, लेकिन इसको कंडक्ट कराने के लिए बॉम्ब का डिजाइन कुछ अलग हो सकता है। ओपनहाइमर के लिटिल बॉय बॉम्ब को एक्टिवेट करवाने के डिजाइन एक गन के मैकेनिज्म की तरह थे। बॉम्ब की लंबाई 10 फीट और डायमीटर 28 इंच का था और इसका वेट 4400 kg था। जिस एयरक्राफ्ट से इस बॉम्ब को गिराया जाने वाला था उसका नाम B-29, जो कि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। जब ये एयरक्राफ्ट 38,000 फीट की ऊंचाई पर था तब वो अपने डोर्स ओपन करता है और इस बॉम्ब को नीचे गिरा देता है। यहाँ से इस बॉम्ब का काम शुरू हो जाता है। इस बॉम्ब के पीछे फिंच लगे हुए हैं
जो इसको हवा में स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। बॉम्ब गिरते ही इसमें 24 वोल्ट की एक बैटरी होती है जो इसके टाइमर और सेंसर्स को एक्टिवेट करता है। बैरोमीटर सेंसर कंटिन्यूअसली ग्राउंड से हाइट को मेजर करता रहता है और इसके साथ ही बॉम्ब पे लगे सेंसर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और साथ ही बॉम्ब के बॉडी पर लगे रडार सेंसर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब बॉम्ब हिरोशिमा के ग्राउंड से 1900 फीट के ऊंचाई पर था तब फायरिंग स्विच को एक्टिवेट कर दिया गया। ये स्विच इग्नाइटर को ऑन करता है जो स्पार्क जनरेट करता है और इस स्पार्क के सामने कोल्डाइट पाउडर से भरे हुए सिल्क के सिलेंड्रिकल बैग्स होते हैं। कोरोडाइट एक स्मोकलेस प्रोपेलेंट होता है जिसमें स्पार्क से एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के आगे टंगस्टन कार्बाइड की एक डिस्क लगी रहती है जिस पर इस एक्सप्लोजन का जबरदस्त फोर्स आता है और इस डिस्क के आगे इनरिच्ड यूरेनियम 235 की एक सब क्रिटिकल मास वैल्यू रखी जाती है जो बीच में से खाली रिंग जैसी होती है जिसका वजन 38.4 kg होता है। अब एक्सप्लोजन से टंगस्टन कार्बाइड की डिस्क 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूरेनियम को लेकर आगे बढ़ती है और फ्रंट साइड में एनरिच्ड यूरेनियम 235 को ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में सुपर क्रिटिकल वैल्यू में रखा जाता है जिसका वेट 25.6 kg है जो एक्सप्लोजन के लिए तैयार बैठा हुआ है। यहाँ एनरिच्ड यूरेनियम की सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल मास वैल्यू को रखा जाता है जिससे क्रिटिकल मास को अचीव किया जाता है और क्रिटिकल मास वो वैल्यू है जिस पर यूरेनियम फिशनेबल बनता है, अदरवाइज न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस इसमें शुरू ही नहीं होगी। तो जैसे ही यूरेनियम की रिंग स्पीड में आकर इस सिलेंडर में फिट होती है तो पीछे की तरफ इनिशिएटर लगे रहते हैं जो न्यूट्रॉन्स को इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं जिससे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो गन बैरल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी हुई है तो जब तक न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती ये बैरल यूरेनियम को होल्ड करके रखती है। जैसे ही न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है तब ये बैरल पिघल के ब्लास्ट हो जाती है और ये ब्लास्ट इतना भयानक इतना ज्यादा होता है कि 1200 फीट डायमीटर की एक जबरदस्त फायरबॉल क्रिएट हो जाती है। ये एक मशरूम जैसा चमकदार बादल होता है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि सन के आउटर सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। इस फायरबॉल ने पलक झपकते ही लगभग 40,000 लोगों की इंस्टेंट जान ले ली। इसके एरिया में जितने भी लोग मौजूद होंगे वो सब एकदम से गायब हो जाएंगे, उनकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी, वो सारे भाप बनकर उड़ जाएंगे। और ये जो ये फायरबॉल है ये बहुत ही जबरदस्त शॉकवेव क्रिएट करेगी और शॉकवेव चारों तरफ हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी जो कि साउंड की स्पीड से भी काफी तेज ट्रैवल करेगी और इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आना शुरू हो जाएगा। लिटिल बॉय बॉम्ब को सरफेस से थोड़ा ऊंचाई पर ब्लास्ट किया गया ताकि इसका फायरबॉल ज्यादा एरिया को कवर कर सके। ब्लास्ट होते ही टेम्परेचर सडनली इतना राइज कर जाता है कि यहाँ पर जो हवा होती है वो गर्म होकर उड़ जाती है जिससे कि यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। बॉम्ब के सेंटर को बैलेंस करने के लिए बॉम्ब की साइड की हवाएं सेंटर की तरफ मूव होने लगती है जिससे कि ये फायरबॉल फायर स्टॉर्म में बदल जाती है जिसका कि डायमीटर 3.2 किलोमीटर है और इस फायरबॉल से इतना प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि इसके डायमीटर में जितने भी लोग हैं वो तुरंत खत्म हो जाएंगे और बिल्डिंग्स राख हो जाएंगी। और इसके बाद बॉम्ब के सेंटर से लगभग 11 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग हैं उन पर अच्छा खासा बॉम्ब के रेडिएशन का असर देखा जाएगा जिनसे लोगों की स्किन जलने लग जाएगी। इस बॉम्ब में मेनली 3 वजह से लोगों की मौत होती है, ब्लास्ट, फायर और रेडिएशन। ब्लास्ट और फायर से तो लोगों की उसी वक्त मौत हो जाएगी लेकिन ये जो रेडिएशन है ये हजारों सालों तक लोगों को मारती रहेगी और लोगों पर इसके साइड इफेक्ट्स होते रहेंगे और इसके साथ ही कैंसर का खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इस बॉम्ब की वजह से लगभग 2 लाख लोग मारे गए और उस एरिया पर आज भी उस बॉम्ब का इफेक्ट देखा जा सकता है जिनकी फोटोज आप देख सकते हो। ओपेनहाइमर को अपने इस आविष्कार को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट था और उन्होंने इस न्यूक्लियर बॉम्ब पर बैन लगाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाए। अब आपके हिसाब से ओपेनहाइमर एक हीरो थे या फिर एक विलेन? कमेंट करके जरूर बताएं। 1 किलो यूरेनियम का प्राइस लगभग $7 मिलियन है और इसके बावजूद भी हमारे अर्थ पर 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स अवेलेबल है। आज के डेट पर 10 से ज्यादा कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पिछले 80 सालों में किसी भी वॉरफेयर में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी हम इंसान एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में माचिस लेके बैठे हुए
हैं और यही वो वजह है कि इजराइल और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर सुपर पावर बनने से रोक रहे हैं, ताकि ईरान के पास यूएसए और इजराइल को काउंटर करने के लिए कोई भी न्यूक्लियर हथियार ना हो। हाल फिलहाल मिडिल ईस्ट पे चल रही वॉर की वजह भी यही है कि जैसे तैसे करके ईरान को न्यूक्लियर सुपर पावर बनने से रोका जा सके। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।